अल्टरनेटर पे जो आपके महत्वपूर्ण है कि अल्टरनेटर का समानांतर क्रम प्रचालन उस तक पहुँच चुके हैं, ठीक है? सारी चीज़ें बेटा टू द पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बनाई है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब पढ़ेंगे बेटा अल्टरनेटर का तुल्यकरण यानी कि सिंक्रोनाइज़ेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मुझे बताओ सर अल्टरनेटर को तुल्यकरण यानी कि सिंक्रोनाइज़ेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है ना? तो देखो सुनो बेटा, जैसे-जैसे दुनिया का विकास हो रहा है ना, वैसे-वैसे ज़्यादा मात्रा में क्या है बेटा हमें ईएमएफ की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत होती है क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा जाएगी तो हम घरों में ज़्यादा भेज पाएँगे, है ना? एक बात। अब ऐसा तो है नहीं कि एक जगह उत्पादन कर दें, है ना? एक ही जनरेटर से, नहीं बेटा। तो हमें एक ही जगह कई जनरेटर आपस में समानांतर क्रम में लगाने पड़ते हैं, ठीक है? लेकिन इसको देने पर कहीं ऐसा ना हो कि भैया एक तो एनर्जी जनरेट कर रहा है और दूसरा उसको खा रहा है। क्योंकि अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर लगभग एक जैसे होते हैं, आपको पता ही है ना? बस इनपुट आउटपुट का फ़र्क होता है डीसी मोटर की तरह, है ना? कहीं ऐसा नहीं है कि एक का इम्पीडेंस कम है तो वो उसको एनर्जी देने लग जाए, एक इसका कम है तो ये इसको देने लग जाए। तो बेटा क्या बराबर रखना पड़ता है उन दोनों के मध्य कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि उनका प्रॉपर फेज़ सीक्वेंस हो, है ना? यानी कि सब देने वाले हों, ठीक है? और क्या होना चाहिए? उनका लोड इम्पीडेंस बराबर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेटा हमें क्या होती है उन दोनों को सिंक्रोनाइज़ करने की ज़रूरत होती है, उन दोनों को एक पटल पर लाने की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे बेटा सिंक्रोनाइज़ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए अलग-अलग मेथड होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे टू द पॉइंट, ठीक है? चलिए, तो अब आप जान चुके हैं सिंक्रोनाइज़ेशन क्यों करना पड़ता है ताकि बराबर चलने के लिए, ठीक है? चलो बेटा। तो अल्टरनेटर का तुल्यकरण यानी कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर अपना टॉपिक क्या है? अल्टरनेटर का तुल्यीकरण यानी कि बेटा क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर, है ना? अल्टरनेटर, अच्छा। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर सबसे पहले तो बेटा इसकी जरूरत ही क्या है? तो हमें क्या पता है बेटा जैसे जैसे उद्योगों का विकास हो रहा है वैसे उत्पादन की आवश्यकता अधिक होती है। तो लिखो बेटा जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता है क्या होता है बेटा? अधिक मात्रा में अधिक होता है। तो अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में किसकी जरूरत होती है बेटा? अधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन की आवश्यकता होती है। विद्युत उत्पादन की आवश्यकता होती है ना? ठीक है? अतः सभी अल्टरनेटर को एक धरातल पर लाना आवश्यक होता है, ठीक है? अतः हमें कई अल्टरनेटर को समानांतर क्रम में संयोजित करना होता है। इस कारण यानी कि अतः हमें अधिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए अधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए कई अल्टरनेटर्स को कई यानी कि बहुत सारे कई अल्टरनेटर्स को क्या करना पड़ता है बेटा? समानांतर क्रम में चलाना पड़ता है। समांतर क्रम में चलाना पड़ता है। चलाना है। पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल। तो बेटा कहीं अल्टरनेटर को समानांतर क्रम में चलाना पड़ता है, अतः हमें तुल्यकरण की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो बेटा कोई डेफिनेशन पूछेगा तो बता दोगे ना? हाँ, तो तुल्यकरण की आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता होती है। ठीक है? हाँ, ठीक, बहुत सही। ठीक है? अब देखो, इसके अंदर क्या होते हैं कि मान लो हमें 2 अल्टरनेटर का तुल्यकरण करना है ना? तो क्या लिखोगे बेटा अगला? अब इस टॉपिक में आ गए बेटा ध्यान रखना। तो मान लीजिए हमें कितने अल्टरनेटर्स का बेटा? 2 अल्टरनेटर्स का क्या करना है बेटा? तुल्यकरण करना है, यानी कि सिंक्रोनाइज़ करना है, तुल्यकरण करना है। ठीक है? तो बेटा दोनों का नाम अलग रखोगे, क्यों? ताकि अपन आसानी से बेटा हर चीज़ को समझ पाएँ। तो ध्यान रखना बेटा, जो इस प्रक्रिया में पहले से अल्टरनेटर चल रहा है, उसे क्या बोलोगे? बेटा रनिंग कहा जाएगा। तो लिखो बेटा, पहले से चल रहे अब चल रहे का मतलब क्या होता है? रनिंग, तो इसको बोलेंगे रनिंग अल्टरनेटर। चल रहे अल्टरनेटर को क्या बोलोगे? अल्टरनेटर को क्या बोलोगे बेटा? इसे कहोगे रनिंग अल्टरनेटर। रनिंग अल्टरनेटर, ठीक है? अब बताओ जो बेटा बाद में उसको सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए जोड़ोगे बेटा उसे क्या बोलोगे? तो ध्यान रखिएगा क्योंकि वो आया है ना तो उसे बोलोगे इनकमिंग अल्टरनेटर, ठीक है? तो लिखो बेटा, ठीक है? तो क्या होगा पहले से चल रहे हो क्या बोलोगे रनिंग अल्टरनेटर और देखो बाद में संयोजित होने वाले, बाद में अब बेटा आगे मैं जब रनिंग उसको बोलूँगा ना तो कन्फ्यूज़ मत होना। बाद में चल रहे या बाद में संयोजित हुए यानी कि जुड़े अल्टरनेटर को क्या बोलोगे? संयोजित अल्टरनेटर को क्या बोला जाएगा? क्योंकि आया है तो बेटा इसको क्या बोला जाता है? इनकमिंग अल्टरनेटर।
इनकमिंग अल्टरनेटर कहा जाता है। अल्टरनेटर कहते हैं। ये लो भैया, ये 2 पॉइंट याद हो गए आपको? ये 2 पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखना बेटा, ठीक है? यानी कि आपसे पूछेगा कि पहले जो चल रहा है उसको क्या बोलोगे? रनिंग अल्टरनेटर, और बाद में जो आया उसको क्या बोलोगे बेटा? इनकमिंग अल्टरनेटर, ठीक है? बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, इन अल्टरनेटर को यूँ ही कर दोगे क्या सिंक्रोनाइज़ेशन में? नहीं, बेटा इसकी कुछ शर्तें होती हैं। तो अगला पॉइंट लिखो बेटा, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। तुल्यकरण की शर्तें, तुल्यकरण यानी कि सिंक्रोनाइज़ेशन की शर्तें। कि भाई क्या-क्या शर्तें होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, उसको पढ़ेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। इन दोनों के बीच में क्या-क्या शर्तें होती है, ध्यान रखना। पहला क्या होता है बेटा? पहली शर्त ये है कि इनकमिंग मशीन की आवृत्ति रनिंग मशीन की आवृत्ति के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी कि पहली शर्त, इनकमिंग यानी कि जो मशीन आई है तथा रनिंग मशीन जो चल रही है, रनिंग मशीन की ध्यान रखना बेटा कि आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, कि आवृत्ति समान होनी चाहिए। और बेटा ये महत्वपूर्ण कंडीशन यही है, समान होनी चाहिए। लो भैया पहला पॉइंट, आपको कोई पूछेगा सिंक्रोनाइजेशन की पहली कंडीशन, तो बोलना इनकमिंग और रनिंग मशीन की आवृत्ति समान होनी चाहिए। ठीक? चलिए, दूसरा बेटा दोनों का फेज क्रम या फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा, इनकमिंग तथा इनकमिंग तथा रनिंग मशीन का क्या बराबर होना चाहिए बेटा? फेज सीक्वेंस यानी कि फेज क्रम बेटा सदैव बराबर होना चाहिए। क्यों? ताकि बेटा ऐसा नहीं हो कि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, है ना? सदैव समान होना चाहिए। ठीक है, क्लियर क्लियर बेटा, ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है? इनकमिंग मोशन का बेटा टर्मिनल वोल्टेज और फेज करंट भी समान होना चाहिए। बेटा दोनों मशीनों का टर्मिनल वोल्टेज और फेज एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है? फेज एंगल क्या होता है? वोल्टेज और धारा के मध्य का एंगल। ठीक है? तो लिखो बेटा, दोनों मशीनों का, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों मशीनों का फेज एंगल तथा टर्मिनल वोल्टता क्या होनी चाहिए बेटा? समान होनी चाहिए, समान होना चाहिए। बेटा ये पॉइंट को पढ़ लो, फिर से कह रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट लाइन दिख रही है ना, देखो तो। हाँ, बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो इनकमिंग और रनिंग मशीन दोनों का क्या होना चाहिए बेटा? आवृत्ति समान होनी चाहिए। पहला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट। दूसरा, इनकमिंग तथा रनिंग दोनों का फेज क्रम यानी कि फेज सीक्वेंस बराबर होना चाहिए, है ना? तीसरा पॉइंट बेटा, इनकमिंग तथा रनिंग दोनों का फेज एंगल यानी कि अल्फा तथा बेटा टर्मिनल वोल्टेज बराबर होना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ बेटा, आंसर क्वेश्चन आ जाएगा और आप गलत मत करना। ठीक है? समझ गए? समझ गए सर, समझ गए। ठीक है? मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या-क्या बराबर होना चाहिए। एक तो देखो बेटा टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वीटी, एक क्या होना चाहिए बेटा? फेज एंगल यानी कि अल्फा, और क्या बराबर होना चाहिए बेटा? फ्रीक्वेंसी, और क्या बराबर होना चाहिए? एक और क्या लिखा है मैंने? फेज क्रम यानी कि फेज सीक्वेंस, है ना? बेटा ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है? ये महत्वपूर्ण कंडीशन है। बेटा यहाँ 2 शब्द आते हैं, तो इन कंडीशन को क्या बोला जाता है? डिजायरेबल कंडीशन, यानी कि ऐसा होना ज़रूरी ही ज़रूरी है। ध्यान रखना बेटा, ठीक है? ओके? चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा इसको तुल्यकरण करने का लाभ क्या है? उस लाभ के बारे में बात करते हैं। भई कोई ना कोई तो लाभ होगा ना काम करने में। हाँ, तो बेटा इसका लाभ क्या है? देखते हैं बेटा। तो तुल्यकालन के लाभ। ओहो! अगला। ऐसा क्या है जो हम इसको कर रहे हैं? तो लिखो बेटा, तुल्यकालन के लाभ, इसके लाभ क्या-क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो बेटा यदि एक अल्टरनेटर खराब हो जाए तो दूसरा सर्विस में बना रहेगा। भाई मान लो 2 अल्टरनेटर है, एक खराब भी हो जाए तो दूसरा चलता रहेगा, है ना? तो लिखो बेटा, यदि एक अल्टरनेटर खराब भी हो जाए तो दूसरे अल्टरनेटर से सर्विस मिलती रहेगी। बेटा पहला पॉइंट और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरे से सर्विस मिलती रहेगी, पहला पॉइंट। और क्या हो सकता है बेटा? इससे अगर बेटा देखो 2 अल्टरनेटर है तो इसे पूर्ण भार पर भी चलाया जा सकता है ताकि दक्षता बढ़े। भाई मुझे ये बताओ, अगर मान लो एक अल्टरनेटर है उसको पूर्ण भार पे चला गया तो बेटा दक्षता कम हो सकती है, लेकिन अगर ये सिंक्रोनाइज होगा तो बेटा दक्षता भी बढ़ेगी। तो लिखना, सिंक्रोनाइज होने के कारण होने के कारण होने के कारण होने के कारण
होने के कारण इसे पूर्ण लोड पर भी चलाया जा सकता है। पूर्ण लोड यानी कि फुल लोड पर भी उच्चतम दक्षता के साथ चलाया जा सकता है। उच्चतम दक्षता के साथ चलाया जा सकता है। दक्षता के साथ चलाया जा सकता है। बोलो सही? हाँ सर सही। उच्चतम दक्षता के साथ चलाया जा सकता है। ठीक, चलिए और क्या फायदा हो सकता है बेटा? ये लोड शेयरिंग के साथ मरम्मत और ओवरहॉलिंग की सुविधा भी देते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, यह लोड शेयरिंग का मतलब क्या है बेटा? एक दूसरे का भार कम कर सकते हैं, लोड शेयरिंग का मतलब, ठीक है। के साथ मरम्मत यानी कि बेटा मेंटेनेंस, के मान लो एक खराब है तो उसको हटा सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। मरम्मत तथा ओवरहॉलिंग, इसका नाम सुना हुआ है? ये नाम बहुत अच्छा है बेटा, ध्यान रखना। ओवरहॉलिंग अभी बताता हूं मैं। ओवरहॉलिंग बेटा एग्जाम में यूं क्यों नाम लिखेगा? इसका हिंदी में मतलब होता है बेटा जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार, अपन कोई भी बिल्डिंग को बनाते हैं ना बेटा, उसको रिकंस्ट्रक्ट कराते हैं ना, उसको कहते हैं जीर्णोद्धार। मतलब मान लो कि मेरे 2 अल्टरनेटर बेटा है ये, अगर मान लो ये खराब भी हो जाए ना तो इसको हटा के बेटा इस पर सर्विस ले सकते हैं, यानी कि इसको हटा के वापस से नया अल्टरनेटर जोड़ने की भी सुविधा होती है, जीर्णोद्धार की भी, या ओवरहॉलिंग की यानी कि खाली करना। ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? खाली करना। ये लगे हुए हैं तो इनमें से एक अल्टरनेटर को मैंने खाली कर दिया, है ना, खाली कर दिया। और बेटा खाली करने को क्या बोला जाता है? ओवरहॉलिंग कहा जाता है, ठीक। यानी कि ये लोड शेयरिंग के साथ मरम्मत तथा ओवरहॉलिंग, जीर्णोद्धार की सुविधा भी प्रदान करते हैं, देते हैं, ठीक है। अब बेटा फाइनली आप पहुंच चुके हैं अल्टरनेटर की तुल्यकालन की विधियां क्या है कि आखिर कितने तरह से आप अल्टरनेट को तुल्यकालन कर सकते हो, ठीक। तो लिखो बेटा तुल्यकालन की विधियां, तुल्यकालन की विधियां, है ना। आखिर कितने मेथड से बेटा आप उसको तुल्यकालिक कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा कितने तरह से कर सकते हो, तो कुल मिला के आप मुख्यतः 3 विधियां होती है बेटा। एग्जाम में भी 3 ही है, 4 मत याद करना, फिर कह रहा हूं एग्जाम में यही पूछेगा कितनी विधियां हैं, तो 3। तो लिखना इसकी, ये ठीक उसी तरह हो जाएगा कि फेज सीक्वेंस कितने होते हैं? 3। अरे 3 नहीं होते, 2 ही होते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी मुख्यतः कितनी विधियां होती है बेटा? 3 विधियां होती है, 3 विधियां होती है। अब आपसे पूछेगा कौन कौन सी, तो बोलना पहला होती है बेटा 3 डार्क लैंप विधि। ऑप्शन पहला क्या है बेटा? 3 डार्क लैंप विधि, ठीक है, जिसमें तीनों डार्क लैंप साथ में ऑफ और ऑन होते हैं, ठीक है। दूसरी विधि कौन सी है? डार्क और ब्राइट लैंप विधि। तो बेटा क्या होता है इसमें? टू ब्राइट और 1 डार्क लैंप विधि, है ना बेटा। कौन सी विधि होती है? 2 डार्क तथा 1 ब्राइट लैंप विधि, ठीक है। इसको ब्राइट और डार्क विधि भी कहते हैं। तो सिंपल सा ये ध्यान रखो बेटा, ब्राइट ब्राइट यानी कि रोशनी देने वाली, तथा डार्क यानी कि जहां रोशनी ना हो, डार्क विधि, ठीक है। बेटा 2 और 3 में कंफ्यूज मत हो, सिंपल सा ध्यान रखो, ब्राइट और डार्क विधि, ठीक है। चले, और तीसरी कौन सी होती है? सिंक्रोनोस्कोप विधि। तीसरी कौन सी होती है? सिंक्रोनोस्कोप विधि, सिंक्रोनोस्कोप विधि, ठीक है। चलिए अब एक एक करके बेटा इसको पढ़ लेते हैं, और बस जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे पढ़ लेते हैं, ठीक। पहले 3 डार्क लैंप, दूसरी क्या है? ब्राइट और डार्क, और तीसरी क्या है? सिंक्रोनोस्कोप। 3 ही है, ठीक। पहली विधि कौन सी है बेटा? 3 डार्क लैंप विधि। ये लो भैया, ये है आपका फोटो 3 डार्क लैंप विधि का, ठीक है। यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ध्यान रखना बेटा, ये वोल्ट मीटर है, क्योंकि अपने को वोल्टेज बराबर चाहिए ना। हाँ, तो वोल्ट मीटर है। ये रहा बेटा एक लैंप, ये दूसरा लैंप, और ये तीसरा लैंप। यहाँ पे देखो आर वाई बी सप्लाई दे रखी है आपने, ठीक है। और ये जनरेटर से इस जनरेटर को मैंने सिंक्रोनाइज किया, ठीक है। अब देखो इस आर से बेटा देखो इसका कनेक्शन देखो, ये तो बेटा इस आर से भी देखो इसका कनेक्शन सेम है। ये वाई से कनेक्शन देखो, तो वाई का कनेक्शन भी देखो सेम। जेड है तो जेड भी कनेक्शन सेम है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आर से एक बल्ब लगाया, यहाँ वाई से मैंने दूसरा लगाया, और जेड से तीसरा लगाया। बेटा फेस के अंदर देखो कोई भी चेंज नहीं किया, डायरेक्ट लगाया, ठीक है। देख लो आराम से, देखो ये एक बल्ब लगाया L1 लाइन से, ये वाई से वाई लगाया, और ये बी से बी लगाया, ठीक। देखो तो क्या होता है बेटा? पहली विधि कौन सी है? ये बस बात किसकी बनाते हो? सामान्यतः एल्यूमिनियम। ऑप्शन में नहीं हो तो क्या लगाओगे? तांबा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन में नहीं हो तो क्या लगाओगे बेटा? तांबा। हाँ, पहला क्या है बेटा आपकी? पहली विधि कौन सी है? डार्क लैंप विधि। डार्क लैंप विधि कौन सी विधि है बेटा? डार्क लैंप विधि। मुझे बताओ डार्क लैंप विधि में क्या होता है बेटा? इस विधि में इनकमिंग मशीन के साथ लैंप को जोड़ा जाता है। देखो बेटा ये लैंप 1 2 3, ये कौन सी आपकी जो पहले से चल रही है रनिंग मशीन, और ये कौन सी जो सिंक्रोनाइज होने की आई है। तो बेटा इसको क्या बोलोगे? इनकमिंग मशीन। तो ध्यान रखना बेटा, आपको पूछेगा लैंप कहाँ जोड़ोगे, तो यहाँ मत जोड़ देना, ये तो है ऑलरेडी। इसको जोड़ना है, तो लैंप किससे जोड़ोगे? इनकमिंग मशीन से जोड़ते हैं, L1 L2 और L3, ठीक है। तो लिखो बेटा इस विधि में इनकमिंग मशीन के साथ लैंपों को जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा, ध्यान रखना, इस विधि में इनकमिंग मशीनों के साथ लैंप को या लैंपों को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। आपको पूछेगा किस में जोड़ोगे? इसमें रनिंग में, ऑप्शन ए बी इनकमिंग में, तो क्या बताओगे बेटा? इनकमिंग में, ध्यान रखना, ठीक। बहुत सही। अच्छा अब देखो, अब आप कब मान लोगे कि ये जो है वो सिंक्रोनाइज में है, तो बेटा इनकमिंग तब सिंक्रोनाइज में होगी जब तीनों एक साथ क्या हो जाएंगे? बुझ जाएंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डार्क लैंप विधि, है ना। तो लिखो बेटा इसे डार्क लैंप विधि इसलिए कहा जाता है,
विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जब किस मशीन से बेटा, इनकमिंग से मशीन से लगे, इनकमिंग मशीन से जुड़े तीनों बल्ब कौन से बेटा, L1 L2 और L3 क्या हो जाते हैं बेटा, बुझ जाते हैं और बुझने को बेटा क्या बोलते हैं, डार्क होना, बुझ जाते हैं। तो क्या होती है बेटा, तुल्यकालन की शर्त पूरी होती है, तुल्यकालन की शर्त, ओहो शर्त नहीं शर्त पूरी हो जाती है। समझे सर। यानी कि बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि बताओ ये कब तुल्यकालन में हो जाएगी इनकमिंग, तो बोलना कि जब ये तीनों आपस में डार्क हो जाए यानी बंद हो जाए, ठीक। अच्छा ये बल्ब कहाँ लगाओगे, तो इनकमिंग मशीन में, ठीक। और पहली विधि क्या है, डार्क लैंप, क्यों, तो आपको कारण पता है, ठीक है। अब बेटा इस विधि के कुछ निष्कर्ष पूछे जाते हैं कि बताओ ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सही, तो इस विधि के निष्कर्ष तो लिखो, डार्क लैंप विधि के निष्कर्ष, बेटा निष्कर्ष को क्या बोला जाता है, परिणाम है ना। और बेटा इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना। आपसे पहला पूछेगा कि यदि लैंप एक साथ जलते और बुझते हैं, पहला यदि तीनों लैंप एक साथ जलते हैं तथा बुझते हैं तो बताओ क्या होगा। तो बेटा आप क्या जवाब दोगे कि तीनों की आवृत्ति क्या है, बराबर है। तो क्या बताओगे, तो बताओगे कि बेटा अगर ये लैंप के युगल है बेटा साथ साथ जलते और बंद होते हैं ना, तो दोनों अल्टरनेटर की आवृत्ति में क्या है बेटा, इनकमिंग मशीन से क्या करोगे, अगर तीनों लैंप नहीं इसमें क्या लिखोगे, जलते बुझते नहीं, इसमें ऐसे लिखो बेटा, यदि लैंप युगल यानी कि यानी कि जो पेयर है ना बेटा L1 L2 L3 ये क्या है, जलते बुझते यानी कि फ्लिकरिंग करते हैं, जलते तथा बुझते हैं, ठीक है। यानी कि जला बुझा इस तरह जलते बुझते हैं तो क्या होगा, है ना, ये है कंडीशन। अब जलने और बुझने की कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, फ्लिक होना, क्या बोलते हैं, फ्लिक होना। इसको ऐसे भी लिख सकता है, फ्लिकर करते हैं, फ्लिकर देते हैं। फ्लिकर का मतलब क्या होता है बेटा, ऑन ऑफ, फिर वापस से हो जाएगा ऑन, फिर क्या हो जाएगा ऑफ, है ना। तो ये कंडीशन देगा बेटा कि यदि तीनों लैंप जलते और बुझते हैं यानी कि ऑन ऑफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो ये जल रहे बुझ रहे, इसका मतलब क्या है, ये जो इनकमिंग मशीन है ना इसकी आवृत्ति इससे क्या है, अलग है रनिंग से, ठीक है। तो लिखो बेटा, इसका अर्थ है इनकमिंग जो मशीन आप जोड़ रहे हो बेटा, है ना, इनकमिंग मशीन की आवृत्ति किससे अलग है बेटा, रनिंग मशीन से अलग है, रनिंग मशीन से अलग है। तो बताओ अब इसको ऐसे ही तो छोड़ोगे नहीं, अलग है तो इसको सही करनी पड़ेगी। तो बताओ कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। अरे आवृत्ति में अंतर है और आप सभी जानते हो बेटा n बराबर क्या होता है, 120 f/p। अगर इस आवृत्ति को सही करना है तो बेटा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, किसकी बनाओगे, तो बेटा प्राइम मूवर से इनकमिंग मशीन की गति ठीक करते हैं। क्यों, देखो हम जानते हैं बेटा क्या होता है, n बराबर क्या होता है, 120 f/p। अगर मान लो ये है तो बेटा इस फ्रीक्वेंसी का संबंध किससे होता है, गति से होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हाँ तो क्या होगा बेटा, अतः इनकमिंग मशीन की घूर्णन गति को प्राइम मूवर से ठीक करते हैं। भाई मशीन को घुमाओगे कैसे, ये आपका स्टेटर है और बेटा ये आपका रोटर है, तो इसकी गति को कैसे घुमाओगे, इससे तो यही तो है प्राइम मूवर, ठीक है। क्योंकि आवृत्ति बदलेगी तो n भी बदल जाएगा, ये देखो, है ना, हम जानते हैं ये होता है। अतः प्राइम मूवर द्वारा पूछा जाता है बेटा किसके द्वारा, तो बोलोगे प्राइम मूवर द्वारा क्या करते हो, किसकी आवृत्ति खराब है, इनकमिंग मशीन की, तो इसी की तो आवृत्ति बढ़ाओगे। तो इनकमिंग मशीन की घूर्णी गति को प्राइम मूवर द्वारा इनकमिंग मशीन की गति को क्या किया जाता है बेटा, इनकमिंग मशीन की गति को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। ठीक कर इनकमिंग मशीन की गति को, अब बढ़ाओगे या घटाओगे, है ना, की गति को। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो बेटा इसको बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो घटा दो, गति को ठीक कर। क्या करते हैं बेटा, गति को यानी कि n को ठीक कर, बेटा क्या करते हो, ठीक कर, आवृत्ति सही की जाती है, ठीक है। ये लो भैया आपका पहला कंप्लीट, है ना, पहला निष्कर्ष। सर एक ही निष्कर्ष है क्या, नहीं बेटा बहुत सारे, ठीक है। अब देखो एक बार ये निष्कर्ष आया और एक बार क्या निष्कर्ष आया कि सारे साथ में चलते हैं और साथ में बंद होते हैं, तो बताओ क्या होगा, जल्दी सोचो। अरे भैया कि अगर ये तीनों साथ में ऑन हो रहे हैं साथ में ऑफ हो रहे हैं, यानी कि ये कौन सा है, डार्क लैंप मेथड, बेटा साथ में लग साथ में बंद हो रहे हैं और साथ में हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फेज सीक्वेंस बराबर है। क्योंकि फेज का मतलब क्या है, पहले आर आई फिर वाई आई, है ना। हाँ तो इसका मतलब इनकमिंग मशीन का फेज सीक्वेंस बराबर है। तो लिखो बेटा दूसरा कि यदि लैंप युगल एक साथ नहीं जलते बुझते हैं, यदि भाई पहले x का फेज आया फिर y का आया फिर z का आया, इसका मतलब बेटा क्या है, पहले x जला उसके बाद बेटा क्या हुआ, y जला उसके बाद क्या हुआ, z जला। इसका मतलब क्या है, तीनों का फेज सीक्वेंस ठीक है और ठीक है। हाँ अब क्या है बेटा, यदि
लैंप युगल एक साथ नहीं जलते बुझते हैं तो बेटा क्या है, तीनों का फेज सीक्वेंस अलग-अलग है। तो अपन क्या करेंगे, फेज सीक्वेंस को ठीक कर लेंगे। ठीक है? हाँ। हो गया ये। दूसरा। दूसरा निष्कर्ष क्या है? यदि यदि क्या हो बेटा, लैंप युगल एक साथ नहीं जलते और बुझते हैं। यदि लैंप युगल, युगल यानी कि बेटा जोड़ा, पेयर, चाहे 2 का या 3 का, युगल एक साथ, शब्द गौर करना बेटा, नहीं जलते और बुझते हैं। तो बेटा क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, अगर ये एक साथ नहीं जलते और बुझते हैं, इसका मतलब सबका फेज सीक्वेंस अलग-अलग है। इसका अर्थ है, और फेज सीक्वेंस का मतलब आप जानते हो, इसका अर्थ है फेज सीक्वेंस अलग है। फेज सीक्वेंस क्या है बेटा, अलग है। अब अगर फेज सीक्वेंस अलग है तो बेटा क्या करोगे, जब फेज सीक्वेंस अलग होगा तो बस फेज सीक्वेंस को ठीक कर दो, किसी भी टर्मिनल को चेंज कर दो, है ना। अतः इसमें क्या किया जाता है बेटा, फेज सीक्वेंस को ठीक किया जाता है, को ठीक किया जाता, ठीक है, बहुत बढ़िया। फेज सीक्वेंस को ठीक किया जाता है, ठीक। अब मान लो ये जो लैंप लगा है ना, ये लैंप वो धीरे-धीरे चलते हैं। मान लो ये लैंप धीरे-धीरे चलते हैं, तो सोच के बताओ क्या हो रहा होगा? हैं? अगर धीरे चलते हैं इसका मतलब बेटा तीनों की वोल्टता में अंतर है। ये वोल्टमीटर लगा हुआ है ना, तीनों की वोल्टता में अंतर है। जब भी तो धीरे, भई आपको कम वोल्टा दोगे तो धीरे चलता है घर पे लैंप, कभी-कभी तेज चलता है, उसमें क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है ना? बस वही है। तो क्या होगा बेटा, यदि युगल धीरे चलते हो तो तीसरा क्या आएगा बेटा? पूछा जा सकता है। यदि लैंप युगल क्या हो बेटा, धीरे चलते हो, धीरे चलते हो, है ना? यानी कि कम ब्राइटनेस देते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों अल्टरनेटर की वोल्टता में अंतर है। इसका मतलब क्या है? दोनों अल्टरनेटर की क्या बेटा? वोल्टता में अंतर है। अब मुझे बताओ, अगर वोल्टता में अंतर है तो कैसे ठीक करोगे? अरे! वोल्टता किससे आएगी? इस फील्ड से तो आएगी, हैं लला? इस फील्ड से ही तो आएगी। भई यहाँ पे तो लोड है, इस फील्ड से तो आएगी। तो फील्ड रेगुलेटर के द्वारा वोल्टता को ठीक किया जाता है। तो क्या करोगे बेटा? अतः फील्ड रेगुलेटर द्वारा वोल्टता को ठीक किया जाता है। इसमें क्या करोगे? अतः फील्ड रेगुलेटर, ये यूँ क्यों पूछेगा बेटा, शब्द ध्यान रखना। फील्ड रेगुलेटर द्वारा क्या किया जाएगा बेटा, वोल्टता को क्यों? क्योंकि वोल्टता को ठीक करने के लिए बेटा अपने हाथ में सिर्फ क्या है, फील्ड वाइंडिंग ही है, और इस पे लगने वाला रेगुलेटर क्या होता है, फील्ड रेगुलेटर। अतः फील्ड रेगुलेटर द्वारा वोल्टता मान को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। वोल्टता मान को ठीक, क्योंकि इसमें जैसे देखो फील्ड सही होगा तो धारा ज्यादा जाएगी, धारा जाएगी तो ड्रॉप होगी, फील्ड हो जाएगा सही, ठीक किया जाता है। ठीक है, चलिए बेटा एक कंडीशन और होती है कि मान लो तीनों लैंप है ना, L1 L2 L3, ये बुझ जाए तो क्या होगा? हाँ, जल्दी बताओ। अरे यही तो कंडीशन है डार्क लैंप, अगर तीनों बुझ जाएंगे इसका मतलब ये परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो गया। अब ऐसा करो, इसको हटाओ और इसको सीधा सीधा जोड़ दो। समझ में आया? आ गया। तो तीसरा क्या होगा बेटा, तीनों, यदि तीनों अल्टरनेटर पूरी तरह बंद हो जाए, हाँ तीनों लैंप पूरी तरह बंद हो जाए, तो अगला क्या है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यदि तीनों लैंप क्या हो जाए, बजाय बुझ जाए तो क्या होगा? अरे यही तो शर्त है ना? हाँ, तो ध्यान रखना बेटा, यही तो सिंक्रोनाइजेशन की शर्त है। सिंक्रोनाइजेशन यानी कि तुल्यकरण की शर्त है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों अल्टरनेटर क्या है? इसका मतलब बेटा दोनों अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हो गए हैं, अब मशीन को ऑन कर सकते हैं। इसका अर्थ है अब दोनों अल्टरनेटर क्या हो गए बेटा, सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, यानी कि तुल्यकलन हो चुके हैं, तुल्यकाली हो चुके हैं, सिंक्रोनाइजेशन में है तथा अब क्या करें, मशीन को जोड़ दो, तथा अब मशीन को जोड़ सकते हैं। अब मशीन को जोड़ सकते हैं। तो लो भैया, आपने पहला वाला बहुत अच्छे से पढ़ लिया। पहला क्या था कि आवृत्ति चेंज होती है तो क्या करते हैं, एक साथ लगभग है ना, उसको क्या करते हैं, फील्ड उससे कंट्रोल करते हैं, स्पीड से, प्राइम मोड से, है ना। अगर धीरे चल रहे हैं तो बेटा फील्ड डाइवर्टर से वोल्टेज कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अगर बेटा एक साथ जलते बुझते हैं तो वो सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी, ठीक है। फेज सीक्वेंस का होता है, और लास्ट में अगर तीनों के तीनों बंद हो जाए तो क्या होगा, तो यही तो कंडीशन है, ठीक है, और सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अगला है बेटा डार्क और ब्राइट लैंप मेथड, है ना। अलग अलग बुकों में बेटा इसका चित्र अलग अलग है, इसलिए मैंने ही बना दिया, ठीक है। हाँ, बस ये ध्यान रखना, ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 लैंप है, और ये मेरा L3 है। देखो कुछ नहीं है, ये R, ये Y, ये P, यहाँ से तो डायरेक्ट जोड़ लिया बेटा। पहला वाला जो है ना, उसको देखो कहाँ से कनेक्शन लिया, पहले वाले को पहले से जोड़ा है, दूसरे वाले को बेटा दूसरे से, और तीसरे वाले को यहाँ जोड़ा है, और कुछ नहीं किया, और ये आपका लगा हुआ है स्विच, बस, है ना। आराम से देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो पहला वाला लैंप इस पहले से जोड़ा, दूसरा वाला दूसरे से जोड़ा, और तीसरा वाला देखो यहाँ से, बस, ठीक है। हाँ, अब आप कहोगे सर इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है? गौर से देखो बेटा, इसमें और इसमें अंतर क्या है?
कुछ नहीं बेटा, इसमें सिर्फ सप्लाई का अंतर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो अगला कौन सा है बेटा? डार्क और ब्राइट लैंप मेथड। इसका नाम क्या है? दूसरा डार्क तथा, इसके अंदर बस कंडीशन ध्यान रखो और कुछ नहीं ध्यान रखना, डार्क तथा ब्राइट लैंप मेथड है ना, डार्क तथा ब्राइट लैंप मेथड, ठीक है। हाँ, अब देखो डार्क और ब्राइट लैंप, अब यहाँ पर एक और मशीन होगी, वो इनकमिंग, ये होगी रनिंग, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो ये लो, आपको डायरेक्ट मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, वो याद करो आप। ये क्या है? डार्क और ब्राइट लैंप मेथड, ठीक है। ये लो, अब अपन पढ़ते हैं। चलो, अब बेटा इसमें क्या होगा? इसमें अन्य सभी क्रियाएं क्या होगी बेटा? समान ही होगी, ठीक है। उसमें अब ध्यान रखो, इसके कुछ निष्कर्ष याद रहने चाहिए आपको, है ना, कुछ निष्कर्ष, वो ध्यान रखो बेटा। तो लिखो बेटा निष्कर्ष, ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, जैसे उसके थे ना बेटा वैसे इसके भी निष्कर्ष है, तो ये याद रहने चाहिए। तो पहला निष्कर्ष क्या है बेटा? ध्यान रखना, यदि लैंप एक साथ नहीं जलते हैं, जो आपको 2 लैंप बताए ना, इसमें कुछ भी नहीं है, ये जो 2 लैंप है ना, इनको एक तरफ कर दिया ना, ये दोनों लैंप अगर एक साथ नहीं जलते, ठीक है। पहला क्या है? यदि दोनों लैंप एक साथ क्या होते हैं बेटा? यदि 2 लैंप एक साथ नहीं जलते तो क्या होगा? यदि 2 लैंप एक साथ नहीं जलते, एक साथ नहीं जलते, कौन से? L2 और L3 जलते, तो क्या हो जाएगा? बताओ, अगर दोनों लैंप एक साथ नहीं जलेंगे तो क्या होगा? जल्दी से सोचिए, बताओ बेटा, आप तो अपने टॉपिक में पढ़ लिया है ना। सिंपल सी बात है, अगर एक साथ नहीं जल रहे हैं तो उनमें सप्लाई अलग-अलग आ रही है, और सप्लाई किस आती है? फेज सीक्वेंस से। तो बेटा क्या है? अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस क्या है? अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस अलग है। इसका मतलब क्या है बेटा? क्योंकि सप्लाई अलग आ रही है तभी तो अलग जल रहे हैं, है ना। साथ नहीं जलते, इसका मतलब क्या है? सप्लाई अलग-अलग समय आ रही है। इसका अर्थ है कि अल्टरनेटर का क्या अलग है बेटा? फेज सीक्वेंस अलग है। इसका अर्थ क्या है बेटा? अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस अलग है। अब बताओ, अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस अलग हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इनकमिंग मशीन में किसी भी 2 फेज सीक्वेंस को कैसे चेंज करते हो? अरे भैया, यही तो मैंने आपको सिखाया था कि भाई आरवाईबी का फेज सीक्वेंस है तो बेटा किसी भी एक का चेंज कर दो। तो देखो ये क्या हो जाएगा? आरबीवाई। अगर ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, है ना। हाँ, अगर आर को फिक्स कर दो, इसको चेंज कर दो, वही मोटर उल्टी दिशा में घूमने लग जाएगी, वही काम है। तो बेटा क्या हो जाएगा? यदि 2 लैंप साथ में नहीं जलते तो इसका अर्थ क्या है? अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस अलग है। और बेटा इसमें क्या करते हैं? इसमें किस मशीन की? इनकमिंग मशीन में। अतः इनकमिंग मशीन की किसी भी 2 भुजाओं को, यानी कि किसी भी 2 टर्मिनलों को, है ना, किन्हीं भी 2 फेजों को आपस में बदल देते हैं। 2 फेजों को आपस में बदलकर क्या करते हैं बेटा? फेज सीक्वेंस परिवर्तित करते हैं। फेज सीक्वेंस परिवर्तित मजा आ गया? आ गया सर, मजा आ गया, ठीक है। बस वही तो है और कुछ नहीं। अगर मान लो ये दोनों लैंप धीरे चलते हैं तो क्या होगा? बेटा आप पढ़ा चुका हूं, आप बताओ सोच के। आई होप आप सब बता चुके हैं, वेरी गुड। तो पहला निष्कर्ष तो बेटा ये था। दूसरा निष्कर्ष, यदि दोनों लैंप क्या होते हैं बेटा? धीरे जलते हैं, धीरे यानी कि थोड़ा कम जलते हैं। बहुत बढ़िया, आपने सबने सोच लिया है, बिल्कुल। उसका ईएमएफ क्या है? अलग। अरे वेरी गुड। तो बेटा क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? यदि धीरे चलते हैं, इसका मतलब क्या है? अल्टरनेटर की वोल्टता का अंतर है, और इसे किससे एडजस्ट करोगे? फील्ड रेगुलेटर से, है ना। तो लिखो, इसका अर्थ है कि अल्टरनेटर की वोल्टता में क्या है बेटा? अंतर है। सेम टू सेम है, सेम पहले वाले जैसा ही है। वोल्टा में अंतर है। अब क्या करेंगे? अतः इसे किससे? फील्ड रेगुलेटर से, है ना भाई। फील्ड से तो करोगे, यही तो समझाया था मैंने, है ना। अतः फील्ड रेगुलेटर द्वारा वोल्टता को ठीक किया जाता है, को सही किया जाता है। अब आसान लग रहा है ना? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। पर अपन क्या एक्सेस पढ़ते हैं, जरूरत से ज्यादा पढ़ते हैं तो चीजें कंफ्यूज होती है, ठीक है। चलिए, अब मुझे बताओ, यदि दोनों लैंप समान रूप से प्रकाशित है और बेटा एक लैंप बुझा हुआ है, तो यही तो इसका नियम है, 2 ब्राइट और 1 डार्क लैंप मेथड। तो बेटा इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है 2 ब्राइट और 1 डार्क लैंप मेथड, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा। हाँ, तो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? यदि 2 लैंप ब्राइट तथा एक क्या हो जाए? एक लैंप कैसा हो जाए? डार्क। एक लैंप कैसा हो जाए बेटा? डार्क हो जाए। तो ध्यान रखो बेटा, यही तो कंडीशन है। तो ध्यान क्या लिखोगे? यही क्या है बेटा? यही तुल्यकालन की क्या है बेटा? शर्त है, ठीक है, शर्त है। और अब क्या करो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों अल्टरनेटर तुल्यकालीन में है और मशीन को ऑन कर दो। इसका अर्थ है दोनों अल्टरनेटर कैसे हैं बेटा? तुल्यकालिक है, तुल्यकालन में है, यानी कि सिंक्रोनिज्म में है, कालन में है। अब क्या करो? अब मशीन को ऑन कर दो, कोई टेंशन नहीं है, मशीन को
ऑन कर देते हैं। कर मशीन को ऑन कर देते हैं। ठीक है? ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मशीन को क्या कर देते हैं बेटा? ऑन कर देते हैं। ठीक? चलिए बहुत बढ़िया। अब अंतिम विधि का नाम है बेटा, उस विधि का नाम क्या है? सिंक्रोनोस्कोप विधि है। कौन-सी विधि है? साथियों सिंक्रोनोस्कोप। तो चलिए इस विधि को हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है? बहुत आसान है बेटा, ज़रूर से ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन वो ज़रूर पढ़ो जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है? भारत माता की जय वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।